ये आरटीआई में एक एक्टिविस्ट है राजनारायण, वो काम करता है, उसको एम्स में कहा है कि वो आ ही नहीं सकता, कई तरह के उससे गलत केस चला जा रहे हैं, यानी न्याय के लिए लड़ाई लड़ना भी मुश्किल है। मैं जब इस सदन में आया था 74 में 5वीं लोकसभा में, तो पहला सवाल नागपुर के पास एक दलित बबरू बहान थे, उनकी आंख निकाल ली गई थी। 2500 बरस हो गए, आजादी के 70 बरस हो रहे हैं। रोज जैसे जैसे आजादी की उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे दलितों पर अन्याय और जुल्म का रोज यहां वहां से खबर आते रहती है। 47,064 अत्याचार के मामले और खिलाफ दर्ज। हर दिन 7 महिलाएं दलित जो हैं उनके साथ उनके मान सम्मान पर, इज्जत पर हमला किया जाता है। रोहित वेमुला, यानी हिंदुस्तान की सारे यूनिवर्सिटी में हमारी जो जात व्यवस्था है उसमें जो गरीब आदमी किसी तरह से वहां पहुंच गया है, उसे एक तरह से उसको जो सुविधा भारत की सरकार ने दी है उसको हम नहीं देते हैं। दूसरी तरफ उनके साथ ऐसा जुल्म और अन्याय करते हैं कि वो अपमान की सूली पर चढ़ जाते हैं। रोहित वेमुला जो है वो अपमान से ऐलान किया कि मेरा जन्म ही मेरा गुनाह है। जैसे कि हमने पिछले 3 एपिसोड में सुना कैसे वो बचपन से ही आत्मसम्मान की भावना ने उन्हें कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया, और दूसरे एपिसोड में हमने जाना कि कैसे वो जबलपुर में यूथ पॉलिटिक्स में एंटर हो चुके थे। मीसा में जेल, जनता दल का गठन, जयप्रकाश जी से मुलाकात और भी बहुत कुछ जाना हमने। ये आखिरी एपिसोड है सीरीज़ का, और इसमें हम उनसे चर्चा करते हैं मोरारजी देसाई से, उनके रिश्तों के बारे में, इंदिरा गांधी जैसी वाइब्रेंट प्राइम मिनिस्टर से उनका पार्लियामेंट में सवाल जवाब, और सबसे इम्पॉर्टेंट मंडल कमीशन। इसके लागू होने के बाद एक बड़ा फॉल्स नैरेटिव से चला था पूरे हिंदुस्तान में। उस फॉल्स नैरेटिव का खंडन अटल जी ने भी किया था। चलिए इधर बात करने के बजाय सीधे चलते हैं शरद जी के पास, उनसे जानते हैं। सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है ये। पिछले एपिसोड में आपने बताया था कैसे आप 1 लाख वोटों से जीते, फिर दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद आपकी मुलाकात बड़े नेताओं से हुई। कैसी रही वो मुलाकात? कौन नेता सबसे करीबी थे आपके? जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो बहुत करीब थे मेरे, यानी एक तरह से वो मेरे जेल में जितने रहा मैं, तो इमरजेंसी के पहले मैं लगभग 2.5 साल जेल और रहा। एक बार 11 महीना, एक बार 7 महीना। तो मेरे वहाँ गिरफ्तारी के खिलाफ मध्य प्रदेश में जब जाते थे तो जॉर्ज फर्नांडिस बोलते थे। तो इसलिए सारे नेताओं से मेरा दिल्ली में आने के बाद सबसे अचानक परिचय हो गया। अचानक मैंने स्टेज पे सबको देखा, राजनारायण को देखा, आपके अटल जी को पहली बार मैं देखा, जॉर्ज फर्नांडिस को पहली बार देखा, मधु दंडवते को पहली बार देखा, अशोक मेहता जो थे उनको पहली बार देखा। चुनाव के दौरान इन सारे बड़े नेताओं से, चूँकि उनकी सभा जब होती थी तो उसमें मुझे रहना पड़ता था, तो सबसे मेरी जान पहचान। और मैं एक तरह से दुबला पतला था, तो आश्चर्य करते थे कि इसको कैसे जीतेगा ये, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि मेरा जबलपुर में कितना काम था। लेकिन एज ए मेरी पर्सनैलिटी बहुत दुबला पतला था मैं। जब आप दिल्ली आए, जयप्रकाश जी के साथ आपकी पहली मुलाकात हुई। पहली मुलाकात के वक्त उनका क्या रिएक्शन था, या फिर क्या नसीहत थी फ्यूचर को लेके? सावधानी से रहो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम पीपल्स कैंडिडेट हो। पूरे देश भर में सोचते हैं कि जयप्रकाश का कैंडिडेट है। आज़ादी के बाद पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी की, और पीएम थे मोरारजी देसाई, लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं, बहुमत गिर गया था। सरकार को लेकर आप लोगों के बीच भी एक बहुत स्ट्रांग अनरेस्ट था। इमरजेंसी उठ गई, सब लोग छूट गए, तो राजनारायण ने मेरे लिए बोला, तब
मुझे छोड़ा गया। तो इमरजेंसी के बाद हम छूटे और फिर चुनाव लड़े जबलपुर का, और फिर जबलपुर का चुनाव जो है भारी मतों से फिर जीते और फिर दिल्ली आए। तो दिल्ली में सम्मेलन हुआ। जो जयप्रकाश के आंदोलन के लोग थे वो सब जमीन पे हम लोग घूम रहे थे, सब नेता मंच पर थे। तो बड़ी भारी मीटिंग हुई। फिर गांधी जी के समाधि पर कसमें खाई गई कि हम देश को ठीक चलाएंगे, और फिर सरकार बन गई। सरकार में मुरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर बने। वो भी बहुत गहमा गहमी हुई। पहले जो है वो 3 कैंडिडेट थे, एक मुरारजी भाई देसाई, एक चौधरी चरण सिंह और एक बाबू जगजीवन राम। इधर उधर सारी चर्चा करने के बाद अंत में चौधरी चरण सिंह ने, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी चौधरी चरण सिंह की थी, चौधरी साहब ने मुरारजी का नाम कह दिया। मुरारजी प्राइम मिनिस्टर हो गए। प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। Well, today I have taken oath as the Prime Minister of this country, which is the most ancient of all countries, with a very great culture, which may not have many precedents or many similarities with others. चौधरी साहब होम मिनिस्टर हो गए, बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर हो गए। हम जितने जयप्रकाश आंदोलन में जो लोग थे वो कहीं किसी जगह दिखते नहीं थे। यानी एक तरह से जो जयप्रकाश का जो आंदोलन था उसके जो नौजवान थे, तो हम लोगों को लगता था कि आंदोलन तो हमने किया है और हमारी आंदोलन से ये जीत हुई है, तो पावर शेयर होना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। जब ये रस में मुझे नहीं बनाया तो मैं भी फिर मुझे हर्ट हो गया, मुझे तकलीफ़ हो गई बहुत, और मैं सारे देश भर के नौजवानों की मेंबरी किया, और सारे नौजवान तो पूरे देश भर में मैं उनका एक तरह से स्वाभाविक नेता हो गया था। फिर फाइनली मुरारजी जी की सरकार का क्या हुआ? अच्छे से चल रही थी, लेकिन 27 महीने बाद वो सरकार गिर गई और फिर चुनाव हुए, और फिर चुनाव के बाद मैं जबलपुर से फिर लड़ा, लेकिन इस बार मैं हार गया वहाँ, और यहाँ 2 खेमे हो गए, एक मुरारजी भाई के और चंद्रशेखर वगैरह और बीजेपी के लोग हो गए, और दूसरी तरफ चौधरी साहब की पार्टी जो है वो यानी जनता दल के 2 हिस्से हो गए। मुरारजी भाई ने राजनारायण को और चौधरी चरण सिंह को ड्रॉप कर दिया। कोई बयान दे दिया था चौधरी साहब ने, तो उनको ड्रॉप कर दिया, और इस तरह से एक तरफ बीजेपी हो गई और एक तरफ कांग्रेस हो गई, और दूसरी तरफ लोकदल और समाजवादी पार्टी हो गई। अंत में मतलब सारे प्रयास करने के बाद भी सरकार नहीं बची, और मुरारजी भाई ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह की ओथ हुई, लेकिन वो विश्वास का मत नहीं ले पाया, और उनकी सरकार भी उसी समय में फिर से चुनाव हो गया, और इंदिरा जी फिर जीत करके वापस फिर आ गए। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India,
that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union. उस दौर में मैंने देखा कि जो नेता हैं वो बहुत बुरी तरह लड़े और जयप्रकाश जी बहुत दुखी थे कि मेरी अब कौन सुनता है। जब हम लोगों ने उनसे जाके कहा कि ऐसे हालात बहुत हैं तो बोले अब मेरी बात कौन सुनता है, जो बन गए ये लोग। इंदिरा जी के टाइम जब आप पार्लियामेंट में थे आप काफ़ी सवाल उठाते थे, स्पेशली SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट्स को लेके, पर क्या आपके सवालों पे इंदिरा जी एक्शन लेती थी? और पार्लियामेंट में मैं मधुल में के गाइडेंस में उनके साथ रहता था और मधु जी ने मुझे कहा कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो एट्रॉसिटीज़ हैं उनके ऊपर जो अन्याय होता है वो संविधान में सेंट्रल लिस्ट में है। तो मैं ढूंढ करके वही सवाल उठाता था। एक बार मुझे याद है कि बब्रुवान नागपुर में एक दलित था, उसकी आंख निकाल ली लोगों ने। उस मामले में मैंने उठाया पार्लियामेंट के भीतर, तो इंदिरा जी वहाँ बैठी हुई थी। मेरे बीच में बोलते हुए वो बोली कि नहीं सर आप अपना कंप्लीट करो और मेरे चैम्बर में आ जाओ। और मैं कंप्लीट करके जब मैं चैम्बर गया तो मुझसे सारे पेपर उन्होंने मांग लिए और मैं घर आ गया। लेकिन 7 बजे एक्शन कर दिया। सारे बब्रुवान को जो आंख निकाली थी वो सब गिरफ्तार हो गए। यानी शेड्यूल कास्ट के जितने मामले में उठाता था, इंदिरा जी जो है वो उस मामले में बहुत सेंसिटिव थी। तत्काल कार्रवाई होती थी, तत्काल उस अन्याय के खिलाफ होते थे। 1988 में जनता दल का गठन हुआ जो कि कई पार्टियों का मर्जर थी, उसके पीछे की कहानी क्या थी? हरियाणा में चुनाव आने वाला था तो चौधरी देवीलाल में मेरे बहुत गहरे संबंध थे, हम दोस्त थे दोनों। और कैंपेन हम लोगों ने किया बिहार में, आपके हरियाणा में, और वहाँ हमको 2/3 बहुमत मिल गया। और वही उसी सरकार बनने के बाद हम दोनों ने फिर देश भर का दौरा किया। उनका एक छोटा जहाज था हरियाणा सरकार का, उसमें हम लोगों ने जितनी चाहे वो सारे देश में जितनी जगह है सब जगह हम लोगों ने अलग से दौरा किया। और दौरा करते करते उसी बिहार हरियाणा के चुनाव से जो जनउबार हुआ था उसके चलते ऐसी परिस्थिति आई और वहाँ से BP सिंह जी कांग्रेस से निकल आए। एक वातावरण पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बन गया। तो और वो आंदोलन में ताकत आ गई और धीरे धीरे ताकत बढ़ते 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 हम लोगों ने मर्जर किया। जनता पार्टी अलग थी और लोक दल अलग था। तो जनता पार्टी लिया और लोक दल का दल लिया तो जनता दल बना। जनता पार्टी के लोग जो है वो मर्जर चाहने लगे। तो वहाँ हेगड़े चंद्रशेखर जी तो खिलाफ थे मगर रामकृष्ण हेगड़े हक में थे। बाकी लोग वहाँ बहुत लोग थे जो हक में थे। और बेंगलोर में नेता इकट्ठे हम लोग हुए और वहीं BP सिंह अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बनाने के बाद हम सारे देश में कैंपेन किए, BP सिंह भी किए और हम लोग भी किए। और हरियाणा भवन में फिर मीटिंग हुई, उसमें चौधरी देवीलाल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बने और BP सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे ही। इस तरह से धीरे 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 BP सिंह की जो सरकार है जनता दल की, वो सरकार बनी और उस सरकार में
चौधरी देवीलाल एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और हमको टेक्सटाइल दिया और एक और मंत्रालय छोटा सा था, फूड प्रोसेसिंग। इस तरह से वो सरकार बने। तो फिर वो जानते थे कि अधिकांश एमएलए जो है, एमपी जो हैं, वो हम लोगों के साथ है, यानी हमारे साथ, मुलायम सिंह के साथ। बिहार में जितने लोग थे, चाहे नीतीश जी थे, चाहे लालू जी थे, इन सब को मिलाकर के सारे एमपी मेरे साथ थे। यानी जनता दल में काफ़ी ताकत थी, क्योंकि लोक दल के एमपी ज़्यादा थे। तो ये हो गया कि चौधरी देवीलाल का इस्तीफा हो गया, क्योंकि 9 अगस्त को उन्होंने रैली बुला ली। बीपी सिंह जी को हमने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। 1992 में लालू जी, एसआर बम्बई और वीपी सिंह जी के साथ आपने मधेपुरा से मंडल रथ निकाला। मंडल कमीशन लागू करवाने में सबसे बड़ा योगदान आपका रहा और जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी था मंडल कमीशन लागू करवाना। अंदर उस वक्त क्या क्या घटा मंडल कमीशन लागू करवाने में? हमने कहा कि जनता दल के मैनिफेस्टो में है मंडल कमीशन को लगाना, और उनको हमने चित्र बताया कि यदि इसके चलते देश की राजनीति बदल जाएगी। एक तरह से एक ऊपर का जो तबका है उसी का राज था सब जगह, हर संस्था पे, सारी चीज़ पे उन्हीं का कब्जा था, यानी सिस्टम उन्हीं का था। तो वो फिर मान गए और मंडल जो है फिर 9 अगस्त के पहले लग गया। और जब लगा है तो देश भर में तूफान खड़ा हो गया। यानी एक तरह से जो ऊंची बिरादरी के जो लोग हैं कई जगह आत्मदाह करने लगे। ऐसी हालत में क्या लोग आपके खिलाफ नहीं हो गए? सारे लोग हम लोगों के खिलाफ, बीपी सिंह हमारे और रामविलास के, काफ़ी कैंपेन चला, लेकिन मैं डटा नहीं। बीच में कोशिश भी की आपके सरकार ने, बीपी सिंह की सरकार ने, कि इसको जब तक कोर्ट में मैटर है तब तक के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए। मैंने कहा ना, आत्मदाह जो है वो प्राय जो थे, मतलब यानी योजनाबद्ध चलाया जा रहा है। किसी केस में भी कोई की डेथ हो गई तो बोले इसने आत्मदाह कर लिया। एक गोस्वामी लड़का था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसने आत्मदाह कर लिया। अटल जी ने कहा कि नहीं, ये इसको पीछे से लोगों ने डाल दिया तेल। खैर, उनकी डेथ को हम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया कि उसने आत्मदाह कर लिया मंडल के विरोध में। और इस तरह से सारे देश भर में, यानी बिहार में, आपके हरियाणा में तो काफ़ी चौधरी देवीलाल के चलते काफ़ी विरोध हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि आपने मंडल रथ निकाला था, जो कि कई स्टेट से होकर गुजरा। कब और कहाँ से निकाला था मंडल रथ? वडवानी जी राम रथ निकाले तो मंडल लागू नहीं था, कोर्ट रोके हुए थे। तो मैंने भी मधेपुरा से, जहाँ मंडल कमीशन का जो चेयरमैन था, उसका गांव से मंडल रथ निकाला और वो रथ मैंने चारों तरफ घुमाया। यानी वहाँ से चल के मैं दिल्ली आया। पूरा यूपी, प्यारा बिहार, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा राजस्थान का हिस्सा। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में ऐसी क्या खास बात थी और उसने इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे बदला? मंडल अकेले हिंदुओं में नहीं लगा है, मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है। ये अकेला ऐसा रिकमेंडेशन है मंडल की। आज लाखों लोग जो हैं वो नौकरी मंडल के तहत कर रहे हैं। और राजनीति बदल गया है। राजनीति में पहले छुपे छुपे जात पात होते थे। मंडल कमीशन लगने के बाद कुछ लोग नाखुश थे और अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे।
आप लोगों ने तब क्या किया था? मंडल कमीशन के खिलाफ उसके हक में रैली हुई, लालू जी ने बुलाई वहाँ, और जब बुलाई तो उसमें मेरा भाषण हुआ, सबका भाषण तो हुआ, मेरा जब भाषण हुआ तो मैंने कहा कि मंडल वालों, पिछड़ी जात के लोगों, मैं तुमसे आह्वान करता हूँ, तुम्हें यदि दिल्ली पर राज करना है तो मुसलमान के ऊपर जो हाथ उठे उसको थाम लो, और जो हाथ मुसलमान के खिलाफ उठे यानी दंगा कराने का काम करे तो उसकी ताकत के साथ उससे भिड़ो। आज उसी भाषण के कारण M-22 समीकरण बन गया बिहार में, और वहाँ दंगा नहीं होता। बिहार में दंगा बंद हो गया मंडल लगने के बाद। अभी रिसेंटली अखबारों में काफ़ी प्रिंट हो रहा है आपके रेजिडेंस को वैकेट करने को लेके। कैसा महसूस हो रहा है, जिस देश के लिए आप पार्लियामेंट में हमेशा खड़े रहे, अपने सवालों से और आंदोलन से देश की जनता को और मजबूत बनाते रहे, उसी देश की मीडिया ने आपके बीमार होने पर आपको पूछा तक नहीं? मैं 11 बार मेरी ओथ हुई है, एज ए MP मेरी 11 बार ओथ हुई है, लेकिन इतने दिन से मैं बीमार हूँ, एक दिन भी कोई बुलेटिन नहीं निकला कि मैं बीमार हूँ। यानी मैं तो वेंटिलेटर में चला गया था, तब भी नहीं छपा। लेकिन मेरे यहाँ बंगला का मामला जो छपा तो वो कितना जोर छपा। यानी आज भी अब जो है मेरे 3 मुद्दे मैंने जो उठाए थे पार्लियामेंट में, जो मंडल लगाया, जो कास्ट सेंसस किया, महिला रिजर्वेशन, मैंने कहा कि 33% ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं को उसमें शरीक करो। उसमें रिजर्वेशन नहीं था, अकेले 33% कर रहे थे। सारे पार्लियामेंट में बात, पिछड़ी जात के दलित सब मेरे साथ हो गए और वो रुक गया। लेकिन सामाजिक तौर पर कैसे 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 यानी पार्लियामेंट में मेरे इन मुद्दों को उठाने के बाद मेरे बहुत खिलाफ हो गए लोग। यानी ये उदाहरण एक बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या हुआ है। आगे कभी हमारी मुलाकात हो ही नहीं पाई। शरद जी ने 12 जनवरी 2023 में अंतिम सांस ली और कई कहानियाँ अधूरी रह गई। शरद जी बहुत मजबूत नेता रहे। खैर, वो युग भी कुछ ऐसा ही था। फिल्म के अंत में शरद जी के घर में आपको एक वॉक थ्रू कराते हैं जहां उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन जिया। और इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में हम तहे दिल से जनहित अभियान का शुक्रिया करना चाहते हैं, ख़ासतौर से राज नारायण जी का, जिनकी वजह से हमारी मुलाकात शरद जी जैसे एक नेशनल हीरो से हो पाई। उनकी वजह से एक अनसंग कहानी तक हम पहुंच पाए। जय हिंद। कुछ रिश्ते हैं जो गहरे हैं, संग गुजरे हैं, संग ठहरे हैं, एहसासों के मेहमान भी हैं, आते जाते जो रहते हैं। सफर नई डगर से जुड़ जा, धीमे धीमे धूप से। We've got some unfortunate news coming in. Former head of Janata Dal United Sharad Yadav is no more. He was 75 years old. The information has been confirmed by his daughter, who posted a tweet saying, "Papa nahi rahe." झीनी झीनी पीनी चदरिया, दास कबीर जतन से रख दी, जस की तस। आप बताइए, उन्होंने कहा कि इंसान को ऐसा जीना चाहिए जैसे एक जुलाहा बड़ी मुश्किल से तार तार करके चादर बनाता है, उस चादर को
यदि ओढ़ा है तो उसको मैल मत करो। इसलिए परमात्मा ने आदमी को या प्रकृति ने आदमी को बनाया है वो ऐसा जिए कि उसके जीवन में कोई उंगली उठा न सके।